यस। सो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन कंप्लीट किया था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट वाज अप टू द पॉइंट ऑफ द 3 मेन प्रिंसिपल्स और 3 मेन रूल्स दैट वी विल फॉलो फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स और वेरियस एटम्स। आपको एक कोई एलिमेंट या एटम दिया होगा और उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोलेंगे, तो आप कौन से रूल फॉलो करने वाले हो, इसके बारे में हमने बात की थी। लेट्स क्विकली रिकैप। वो 3 रूल्स क्या थे हमारा? सबसे पहला क्या था बच्चों? ऑफ बो प्रिंसिपल था। सबसे पहला क्या था? ऑफ बो प्रिंसिपल, जिसमें हमने बोला कि एनर्जी लेवल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, लोअर टू हायर में, ठीक है। दूसरा था हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसा चारों क्वांटम नंबर्स का सेट जो है कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकता। और तीसरा हमने लास्ट देखा था हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या देखा था? हंड्स रूल। उसमें क्या बोला था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल यानी पॉजिटिव स्पिन के साथ में पहले सब ऑर्बिटल्स में फिल कर देना है, उसके बाद ही पेयरिंग चालू कर सकते हो आप, है ना। उसके बाद आप पेयरिंग शुरू कर सकते हो, ऐसे हमने देखा था हंड्स रूल में, राइट। तो ये तीनों रूल्स तो हमने पढ़ लिए, पर एक्चुअली आपको ये तीनों रूल्स के स्टेटमेंट या थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपको आएगा इनका एप्लीकेशन, कि आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा वेरियस एलिमेंट्स का या वेरियस एटम्स का, एटॉमिक नंबर देगा, पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, और आपको ये सारे रूल्स अप्लाई करके उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। वो मेन चीज़ है जो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। दूसरी चीज़ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली लिखते हो, only then you will be able to judge whether a given element will belong to either S block, P block, D block और F block of the periodic table। हमने ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर तो ऑलरेडी किया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमको पता है कि S, P, D, F 4 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, तो कौन से एलिमेंट को कौन से ब्लॉक में डालना है कैसे डिसाइड करोगे? कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड करोगे। तो वहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो जरा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। चलो तो पहले देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वेरियस ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप स्टडी करते हो तो इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। जैसे आप बोलो कि चलो ठीक है भाई, मेरे बिल्डिंग में 20 फ्लैट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अपार्टमेंट में, मेरे बिल्डिंग में, विंग में कितने 20 अलग अलग फ्लैट हैं, और 20 फ्लैट में ना टोटल कुछ 100 लोग रहते हैं। 100 पीपल आर लिविंग इन द बिल्डिंग, समझो इन 20 फ्लैट्स। तो इसका मतलब ऐसा तो आप स्टूपिड तरीके से नहीं बोल सकते ना कि अच्छा 20 फ्लैट है, 100 लोग रह रहे हैं, मतलब हर फ्लैट में 5 जन ही रह रहे हैं। ऐसा कोई गारंटी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी का 1 BHK, किसी का 2 BHK का, किसी का 3 BHK, अलग अलग फ्लैट के साइज है। किसी की फैमिली में 2 लोग हैं, किसी की फैमिली में 10 लोग भी हो सकते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो आपको वहां पर सिर्फ ऐसा बोल के चलेगा क्या कि इतनी जगह और इतने लोग? नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना पड़ेगा। लॉजिकल बात है, बोलो हाँ या ना, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं अच्छा इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, तो ऐसा है कि अच्छा 30 स्टेट, हमारे पास 30 स्टेट है और 120 करोड़ लोग हैं, हाँ तो हर स्टेट में 4 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसा थोड़ी है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी में कम है, ये भी बात सही है। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझना है। सेम भाई यहां पर है कि भाई अच्छा 4 शेल है और 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा थोड़ी कि अच्छा हर शेल को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, काम खत्म। ऐसा नहीं होता ना, आपको डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, और वो है कॉन्फ़िगरेशन। मैं बहुत बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूं बात को कि भाई कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो 3 प्रिंसिपल के नाम मैंने आपको अभी बताए रूल्स के, यही हम अप्लाई करेंगे। बोलोगे ठीक है। अब यहां पर ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके भी आपके अलग अलग होते हैं। जितना ज्यादा आप डिटेल्ड लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। जरा उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको अगर कोई बोल दे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक, और मैं नोट्स भी आपको ऐसे लिखवा रहा हूं, आप लिखेंगे, ये नोट्स तो आप लिखते रहते हो, जैसे यहाँ पे मैं जो नोट लिख रहा हूं आपको इस तरीके से लिखवा रहा हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन फॉर्म में जब आप रीड करोगे ना तो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में समझ में आएगा। देखो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आप सब जो खुद से ऐसा सवाल कर रहे हो, हाँ तो ये पूछ लिया आपने कि भाई किसी ने पूछा आपसे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन एटम और अ गिवन एलिमेंट। तो आप सबसे पहला आप उससे सामने वाले से क्या सवाल करेंगे, भाई विच टाइप डू यू वांट मी टू राइट, कौन सा वाला चाहिए आपको?
आपको शेल लेवल पे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको सब शेल लेवल पे चाहिए, या आपको ऑर्बिटल लेवल पे चाहिए। तीन अलग अलग टाइप से आप लिख सकते हो। कौन से लेवल पे बच्चों? शेल के लेवल पे लिख सकते हो, सब शेल के लेवल पे लिख सकते हो, या ऑर्बिटल के लेवल पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये समझ में आ रही बात? पहले मैं बता सकता हूं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, फिर मैं बता सकता हूं कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, और फिर लास्ट में मैं क्या बताऊंगा कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन। सबसे डिटेल्ड कौन सा होगा? ऑब्वियसली सबसे डिटेल्ड कौन सा होगा? ऑब्वियसली ऑर्बिटल वाला ही होगा ना, कॉमन सेंस यार, सबसे छोटा ऑर्बिटल ही होता है, तो सबसे डिटेल्ड वाला कौन सा होगा? ऑर्बिटल वाला ही होगा, है कि नहीं? चलो, तो ये फंडा है शेल, सब शेल और ऑर्बिटल का। एक एग्जांपल के हिसाब से ये आपको समझा भी देता हूँ। कोई भी आप रैंडम एग्जांपल ले लो, जैसे आप ले लो कैल्शियम का एग्जांपल, चलो नहीं आप ले लो कोई बड़ा एग्जांपल, समझो क्रिप्टॉन ले लो, चलो ठीक है। क्रिप्टॉन का नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर पढ़ाया मैंने आपको, क्रिप्टॉन इज नंबर 36 ना, क्रिप्टॉन इज नंबर 36। तो क्रिप्टॉन, पहले तो आपको यह जानना है कि भाई शेल लेवल पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बताओ कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं क्रिप्टॉन में, कितने होते हैं? तो ये पीरियोडिक टेबल की कौन सी रो में आता है पहले बताओ? हेमा, नेहा और करीना चौथे रो में आता है, तो ये चौथे रो में आ गया। तो चौथे रो में मतलब इसके पास कितने शेल है भाई? 4 शेल है। तो 2, 8, 18, 8, देखो काउंट करो, हुए 36, बोलो हाँ या ना? 2 8 10, 18 28 और 8 36 हुए। तो ये क्या लिया मैंने? ये शेल लेवल पे लिखा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऑर्बिट यानी शेल के लेवल पे लिख दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन। ये तो सिंपल वाला हो गया। अब सब शेल में बताओ कैसा होगा? तो आप बोलोगे फर्स्ट शेल में एस होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी और डी होता है, और फोर्थ में एस पी और डी और एफ ऐसा होता है। बोलो हाँ या ना? क्या ये सारी बातें मैं आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूँ? यस और नो, है कि नहीं? अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आप? तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, देखो भाई ये 2 है तो यहाँ पे 2 दे दिया, एस को ख़त्म हो गई बात, 2 एस को दे दिया। ये 8 है तो 8 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 2 इसको दिया, 6 इसको दिया, ठीक है। ये 18 है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 2, 6 और 10 हुआ 18। देखो 2 + 6 8 और 10 18। और ये 8 है, कैसे दिया? 2 और 6। क्या ये बात भेजे में गई? तो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके पास दिया आपने? सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने 4p के पास दिया। तो मुझे बताओ कि आप ये सेफली बोल सकते हो कि क्रिप्टॉन p ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन p को मिला। क्या ये बात समझ में आई? सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने p को दिया तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ब्लॉक ढूंढ सकते हो। जब सब शेल के लेवल पे लिखोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक को ढूंढ सकते थे। आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये भी सही बात है। और ऑर्बिटल के लेवल पे अगर आपको लिखना है तो आप वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स बनाते हो। अब ये तो सबको याद हो गया, मैंने बहुत बार करा दिया कि एस सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? तो एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन लिखना है। अभी 4s पे मेरे को कितने लिखने थे? 2। तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक अपवर्ड एरो, एक डाउनवर्ड एरो। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? पी में मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 ऐसा लिखूं कि ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। हंट्स रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हुआ ऑर्बिटल लेवल पे। बोलो हाँ या ना? क्या ये समझ में आया कि 3 लेवल्स पे कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नाउ टू मेक दिस इजी फॉर यू, ठीक है, अभी हमने पहला डायरेक्टली शेल लिख दिया, सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ऑर्बिटल का लिख दिया। टू मेक इट इजी फॉर यू, लेट मी जस्ट राइट अ स्मॉल समरी। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो आपको ना बच्चों इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू शेल्स, सब शेल
एंड ऑर्बिटल पता होना चाहिए। तब अगर आपको मैक्सिमम कैपेसिटी पता है ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है लिखना। तो जिन लोगों को ये नहीं समझा कि भाई सर आपने ये शेल लेवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया या सब शेल लेवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस चीज़ पे फोकस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। शेल लेवल पे बच्चों शेल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, चलो 1, 2, 3, 4 भी आपको पता है तो भी बहुत है। फर्स्ट शेल से लेके 6th शेल तक कैपेसिटी कैसे लिखी जाती है, तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2, सेकंड की कितनी होती है 8, थर्ड की होती है 18, फोर्थ की 32, फिफ्थ की 50, नेक्स्ट की 72, सिक्स की 72। ये वाला आपको कभी लाइफ में यूज होने वाला नहीं है, बाय द वे कभी यूज नहीं होने वाला है, तो टेंशन मत लो। अगर आपको पहले 4 भी पता है तो भी बहुत है, पहले 4 मालूम है तो भी बहुत है। ओवर इन्फॉर्मेशन भी खराब है, अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप पहले 4 भी याद कर लो। अच्छा, वो 4 कैसे आपने निकाले बताओ? तो अगर आपका nth नंबर है, nth शेल है, तो 2n स्क्वायर कैपेसिटी है। क्या ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने? याद करो, 2n स्क्वायर कैपेसिटी करो। देखो फर्स्ट शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, तो 2, 8, 18, 32 ऐसे निकाला मैंने, सही बात है ना। सब शेल हमारे पास कौन से बताओ? सब शेल कौन से है भाई? तो आप बोलोगे सर सब शेल हमारे पास S, P, D और F है। इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2, 6, 10 और 14। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि इनके पास ऑर्बिटल कितने थे? 1, 3, 5 और 7, और हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है बताओ? एवरी ऑर्बिटल की ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एवरी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट टू विद ऑपोजिट स्पिन। एक साथ एक स्पिन वाले नहीं हो सकते, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक अपवर्ड एरो एक डाउनवर्ड एरो वाला ही इलेक्ट्रॉन चलेगा। क्या ये समझ में आया? तो हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चों, वो याद रख लेना, ये नंबर वो याद रख लेना। अब कुछ बच्चे इसमें ये आर्ग्यूमेंट जरूर लेके आएंगे कि सर ठीक है चलो 2, 8, 18 ये तो समझ में आया, कोई बात नहीं। तो अगर मुझे सपोज रेडॉन लिखना होता, जेनॉन लिखना होता, चलो क्या लिखना होता? जेनॉन 54 है कि नहीं? तो मैं ऐसा लिख दूं क्या? 2, 8, 18 और 32 है ना, चौथे वाले का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 32 है। तो अभी कितने हुए? 2 + 8 10 + 18 28, बचे कितने? 26 बचे। तो 26 लिख दूं क्या? क्योंकि चौथे वाले की तो अप टू 32 होती है ना कैपेसिटी, तो 26 लिख देता हूं, चलेगा ऐसा? ध्यान से सोचना, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट पहली बार सोचते हो तो ऐसा सोचते हो, इसलिए मैं जानबूझ के गलत चीजें लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि गलत चीजें क्यों नहीं लिखनी है। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर ने तो बोला कि चौथे शेल का कैपेसिटी 32 तक हो सकता है, तो मैंने 26 लिखा तो क्या गलत किया? कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। तो यहां पर एक नया रूल अपने को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसी गलती कर दोगे, है ना। नया रूल क्या? और एक छोटा सा एक रूल है जो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, और अगर वो रूल आपने फॉलो नहीं किया तो आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाएंगे। तो वो रूल क्या है? तो वो मैं अलग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ऐसे आप लिखना अपनी नोटबुक में। नोट कर रहे हैं ना सारे लोग, तो ध्यान से देखना नोट क्या बोलता है कि नंबर के हिसाब से तो तुम मैक्सिमम कैपेसिटी बताते हो, सही है ना। शेल के नंबर के हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी बताते हो, सही है। पर अगर सेकेंड लास्ट शेल है, क्या है बच्चों? सेकेंड लास्ट शेल, मतलब लास्ट के जस्ट पहले वाला अगर शेल है तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी?
अरे बोलो कितनी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर सेकेंड लास्ट शेल फोर्थ शेल भी है तो तुम्हारा कैलकुलेशन और फॉर्मूला क्या बोलता है, 32 हो सकता था। सही है, तुम्हारा कैलकुलेशन और फॉर्मूला क्या बोलता है, 32 हो सकता था। लेकिन रूल क्या बोलता है कि 18 से ज्यादा नहीं लिखना है, भले वो फोर्थ है तो भी। क्या ये बात भेजे में गई? इजी नहीं है, पहली बार समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर वो सेकेंड लास्ट शेल है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। क्या ये बात भेजे में गई? वो कोई भी नंबर का शेल हो, अगर वो सेकेंड लास्ट है तो उसका जो फॉर्मूला था वो गया तेल लेने, नहीं चाहिए हमको, तो उसकी मैक्सिमम अगर सेकेंड लास्ट है तो उसकी 18 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बोल रहा, मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट शेल अगर है तो लास्ट शेल, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, वैलेंस। क्या ये बात सबको मालूम है? वैलेंस शेल बोलते हैं ना। तो लास्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, ये तो सबको मालूम है यार, ऑक्टेट रूल क्या था। हाँ, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8। इरिस्पेक्टिव उसका नंबर जो भी हो, वो चौथा शेल है, पांचवा शेल है, छठा शेल है, कुछ भी हो, हमको मतलब नहीं है। आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रूल और ये फॉर्मूला ये सब कब लगाने का, जब वो सेकंड लास्ट या लास्ट ना हो तब लगाने का। बात भेजे में जा रही है सबके? अब ये रूल आप अप्लाई करोगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। अब देखो, आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको अभी बोला, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन आता है, बरोबर है ना, 54 नंबर। तो ये रूल अप्लाई करके देखते हैं कि भाई फर्स्ट शेल में 2, ठीक है, सेकेंड शेल में 8, ठीक है, थर्ड शेल में 18, ओके, फोर्थ शेल में मैं 32 नहीं डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं फोर्थ शेल में जो बचा हुआ कितना है, 26 ना, तो फोर्थ शेल में मैं 26 नहीं डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये अब लास्ट शेल हो गई है। क्या ये बात भेजे में गई? क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, तो आप बोलोगे ओके, लास्ट शेल है तो मतलब 26 तो नहीं हो सकता, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकेंड लास्ट में 18 और लास्ट में बचा हुआ कितना, 8। अब देखो, गिनो, बरोबर नंबर बैठ रहा है क्या? 2 + 8 10 + 18 कितना हुआ, 28 + 18 कितना हुआ, 28 + 28, सॉरी 28 + 18 कितना हुआ, 46 और 8 54, एग्जैक्ट बैठा। 5 शेल हुआ, काउंट करो। क्या हमारे 5th रो में आता है जेनॉन, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 5th रो में आता है ना। 5 शेल दिख रही है ना, क्लियर हुआ? कहीं पे गलती नहीं होगी अगर मेरे दिए हुए रूल्स आप फॉलो कर रहे हो तो। कुछ नया रॉकेट साइंस लगाया क्या मैंने? नहीं, मैंने क्या किया, सेकंड लास्ट को 18 से ज्यादा नहीं दे सकते, लास्ट वाले को 8 से ज्यादा नहीं दे सकते, बस यही तो रूल लगाया है कि नहीं बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये नोट आपको करनी है और इसके बेसिस पे हम लोग अभी सारी कॉन्फ़िगरेशंस लिखने वाले। और आप बड़े से बड़ा नंबर ले आओ, बड़े से बड़ा एटम ले आओ, ये जो रूल्स मैंने बताए आप इससे बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख पाओगे। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अच्छे वाले एग्जांपल्स, जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सिंपल से लेके थोड़े कॉम्प्लेक्स वालों पे जाएंगे अपन। तो प्रैक्टिस एग्जांपल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और हम सब टाइप का लिखेंगे, मतलब उसमें शेल लेवल पे भी लिखेंगे, सब शेल लेवल पे भी लिखेंगे और ऑर्बिटल लेवल पे भी लिखेंगे। पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन नंबर 7 है, नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो 2,5 2,5 सबको समझ में आया? क्यों? फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 तक लिख सकता था, 5 बचे, डाल दिए। ठीक है, 1s2 2s2 2p3 कैसे आया भाई? तो देखो, फर्स्ट वाले शेल में S है, सेकेंड वाले शेल में S और P है ना। जिनको नहीं आता अभी, जिनको डिफिकल्ट लगता है जो बच्चों को, वो ऐसा करने का, एक पेंसिल लेने का, ये लिखने का 2, अच्छा ये 2 खत्म हो गया, ये 5 है,
ओके तो 5 को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 और 3। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है S में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, P में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। मेरे को अगर ये याद है तो मैं बहुत इजीली लिख पाऊंगा। बोलो हाँ या ना। इस तरह से लिखना आपको, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ रहा उनके लिए ये भी तरीका अच्छा है कि आप ऐसे करना, अच्छा इसको 2 इसको 3 ऐसे करके, तो आपको बहुत ही इजीली याद होगा और बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। मैं तो फटाफट लिख दूंगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p3। अच्छा लास्ट आपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, p को दिया, तो नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी आपने बता दिया है ना। फिर इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, जो वैलेंस शेल है सिर्फ उसके ऑर्बिटल लिखना है, s का 1, p के कितने 3। तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने देखो s में 2 लिख दिए, p में 1 2 और 3, देखो कितना मस्त है, 2s और 2p। अग्रीड, 2p3 बन गया, 2s2 2p3। बस ये ऐसे करना है आपने। मैं इसको उठा के यहां लिख देता हूं, आप ऐसे लिखना अपनी बुक में सब लोग, ठीक है। अगला जैसे आप ले लो सोडियम। सोडियम तो बहुत क्लासिक है, सबको मालूम है, 2 8 1। क्या आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। मैं सारे लिख रहा हूं, जैसे थर्ड चालू किया तो spd, फोर्थ शेल चालू किया तो spdf, भले भरे या नहीं भरे बट लिख देने का, ताकि अपनी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। फर्स्ट वाले में 2, बोलो हाँ कि ना, ये 2 गए खत्म। सेकेंड वाले में 8 लिखने, मतलब इसको 2 इसको 6, बोलो यस सो नो, 2 और 6। तीसरे वाले में 1, किसको दूंगा, सिर्फ 3s को, खत्म। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिया, s सब शेल को, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे ये p ब्लॉक का एलिमेंट था नाइट्रोजन, ये भी बाजू में मेंशन कर दो। तो ये सोडियम, मैं आपको हर एक प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि कहां गया, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करो कि आप रट्टा मारो, आप ब्लॉक भी बता सकते हो, सामने सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका ये मतलब ऐसे बोल दूं क्या कि सोडियम का 3p खाली है 3d खाली है, हाँ 3p खाली है 3d खाली है। तो ऑर्बिटल डायग्राम किसका बनाऊंगा, सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम सिर्फ एक इसका बनाऊंगा ना, 3s और सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो वाला। ऑर्बिटल आप लोगों को सिर्फ वैलेंस शेल का ही बनाना होता है, और उसमें भी यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया अपवर्ड स्पिन वाला, एक अकेला है तो अपवर्ड स्पिन वाला है, सीधी बात है, पॉजिटिव स्पिन वाला। इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर +½ होगा, है ना, ये भी हमने पढ़ लिया है अच्छे से डिटेल में। ओके अगला देखें, क्लोरीन ले लो, नंबर 17। मैं सिंपल से फिर थोड़े हायर वाले पे जाऊंगा, 100 तक, 100 102 114 कुछ भी आपको दे, चिंता नहीं करना है। खास करके नीट की एग्जाम में इसके ऊपर बड़े पॉपुलर क्वेश्चन आते हैं, आप उठा के देखो पुराने पेपर्स आपके, तो लेड का पूछा है, रुबिडियम का पूछा है, ऐसे अलग अलग उन्होंने पूछे, हम सारे प्रैक्टिस करेंगे। ओके नंबर 17 क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, 287। क्या मैं सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूं, देखो शेल में 2, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में बिकॉज वो आखिरी है इसलिए 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैंने 7 लिखे हैं। सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ध्यान से देखना, कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अग्रीड। कितने शेल है भाई, 3 शेल है, दिख रहा है, कोई अंधे तो हो नहीं, दिख तो रहा ही होगा। कितने शेल है यहाँ पे, 3 शेल, तो मैंने 3 शेल के सारे सब शेल लिख दिए। बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, एकदम छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आई एम श्योर। 1s2 क्योंकि ये 2 खत्म, s को 2 दे दी। सेकेंड क्या भाई, 8 से, तो क्या करेंगे 2s2 2p6, बोलो हाँ या ना। थर्ड वाले में 7 देने थे, तो इसको s को 2 और p को कितने दूंगा, 5। भाई 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसको दिया, p को दिया, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। क्या ये समझ में आया, एकदम ईजी लग रहा है, यस। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, चलो किसका बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, पहले s का फिर p का। s में कितने, 1 ऑर्बिटल, p में कितने, 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन बनाने 1 और 2, ऐसा 2 यहाँ पे बना दिए s में, p में 5 बनाने, ऐसे बनाओ ना, 1 2 3 4, कंप्लीटली रॉन्ग। कैसे बनाऊंगा, हंस रूल, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से, राइट। आई एम प्रिटी श्योर अब सब बच्चों को ये हैंग आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलो फटाफट करेंगे आगे के। आगे हम लेते हैं रूबीडियम। जैसा मैंने कहा रूबीडियम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपकी नीट के एग्जाम में। अब रूबीडियम नंबर 37 है। सपोज आप एज अ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि यार ये रूबीडियम का कितने शेल बनाऊं, रूबीडियम का मैं कितने शेल बनाऊं। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद करवाई थी पीरियोडिक टेबल में, सब लोग याद करना कि सारे एलिमेंट्स को लर्न कैसे करना, याद है बताया था। और ये भी ऑनेस्टली बोला था कि वो ट्रिक मेरी बनाई हुई नहीं, वो तो यूनिवर्सल ट्रिक है, सारे टीचर वही ट्रिक बताते, हमको हमारे टीचर ने बताई है ना। जैसे कि है ली ना की रब ने सुनी फरियाद, ये बोला था। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम कहाँ पे आया, कौन से रो में, 5th रो में। तो 5 शेल रहेगी, क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम है ना, फिर सीसियम, फिर फ्रैंकियम, ऐसा होता है, मैंने पढ़ाया हुआ आपको। तो रूबीडियम 5वें नंबर पे आया, मतलब 5th रो में आया। तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा कम से कम 5 शेल तो बनाना ही है इसमें। ये क्लियर हुआ? अच्छा 5 शेल बनाना है तो मुझे काउंटिंग तो आती है। काउंटिंग क्या थी? फर्स्ट शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, सेकेंड शेल का 8, थर्ड शेल का 18। अब चौथे वाले का 32 अलाउड है, पर फोर्थ शेल में मैं 18 से ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्थ ही मेरा सेकेंड लास्ट है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि टोटल 5 शेल है ना, तो ये दिमाग लगा लेना है। अच्छा बताओ बचे कितने? 18 प्लस 8 26 प्लस 2 28 है कि नहीं बच्चों? 28 बचे। तो 28 हो गए, तो बचे कितने? 9। अब मैं 9 को तो आखिरी शेल में लिख नहीं सकता, मेरा वो रूल टूट जाएगा। कौन सा? लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 8,1 ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? अब मेरे को पता है कि इसमें अब मेरे को पता है कि किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा अफलातून आइडिया आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये भी तो 9 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 8 और 1, मैं 7 और 2 लिखना चाहता हूं। मैं तो रूल नहीं तोड़ रहा। देखो आउटर सेकंड लास्ट में मैंने 18 से कम लिखे और लास्ट वाले में 8 से कम लिखे। तो ये क्यों रॉन्ग है और ये क्यों राइट है? ये सवाल आपके दिमाग में। तो सब शेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चेक करना है ना। तो 7 और 2 गलत क्यों है, 6 3 लिखा तो गलत क्यों है, 8 और 1 राइट क्यों है, ये भी अपने को समझ में आएगा जब हम लोग सब शेल लिखेंगे। तो ये 5 शेल प्रूव हो गया। 1 2 3 4 5 शेल प्रूव हुआ। बोलो हाँ या ना? अच्छा 5 शेल मतलब 1 का S, 2 का S, P, 3 का S, P, D, 4 का S, P, D, F, 5 का S। बोलोगे सर 5 का S क्यों? 5 का SPDF लिखो। लिख देते हैं भाई, कोई बात नहीं। 4 के आगे सबके पास SPDF होता है कि नहीं? तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की अब बात करते हैं। चलो तो फर्स्ट शेल में 2 थे भाई, तो इसको 2 दे दिए। अब बोलोगे ठीक है, इसको 2 दे दिए। सेकेंड शेल में देखो यहाँ पे 8 थे, तो इसको 2 और 6। सब शेल के डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए आपको। S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, P की 6 है। तीसरा में देखो 18 थे, तो मतलब 2, 6 और 10। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप 3D क्यों भर रहे हो? ऑफ बो में तो आपने बताया था कि 4S भरना चाहिए। बरोबर है, चल 3D मत भर, कोई बात नहीं। बट ये आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत इजी तरीका है, इसमें गलती कभी नहीं होगी। 18 है ना, तो तुमने पहले शेल वाला भर दिया, तो तुम यहाँ पे ये कर सकते थे। चलो अगर तुमको बहुत ज़्यादा ही रूल फॉलो करना है, ऑफ बो का भी करना है, तो पहले इसको 2 दे दो, बाद में इसको 10 दे दो, क्या फ़र्क पड़ा? हुआ तो वही ना, पहले 2 लिख दो, बाद में 10 लिख देना। ठीक है, अब ये 8 थे, 2 यहाँ पे दे दिए, तो 4P 6 दूं। बरोबर है। अब 4D भर सकता हूं क्या? नहीं, ऑफ बो बोलता है 4D नहीं भरने का, पहले 5S भरने का। और इजी है, हम लोग गलती कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4th शेल में जा रहा है कि 5th शेल में जा रहा है? 5th में जा रहा है, तो 5S1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दिया? S सब शेल को दिया। कौन से सब शेल को दिया? S सब शेल को। तो S ब्लॉक का एलिमेंट है। वो लोग यार वाह, हेंस प्रूव हो गया। ये तो पढ़ा है हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में। मैंने बोला है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किस में आते हैं? S ब्लॉक में आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना।
बहुत बढ़िया। आखिरी शेल का मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, ऐसा, एक सिंगल मैंने बना दिया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बना दिया, अपवर्ड एरो वाला, खत्म होगी बात। 5s1। इससे कितनी सारी चीजें पता चली, इससे इसकी वैलेंसी 1 है पता चल गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है पता चल गया, ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये पता चला, मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर क्योंकि एल्कली मेटल होते हैं, एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, सारी चीजें आपको इसमें से पता चल जाएगी। तो आई होप आप रियलाइज कर रहे हो कि ये कितनी ब्यूटीफुल चीज हम सीख रहे हैं कि इससे आपको कितना सारा कुछ इसके एलिमेंट के बारे में पता चलता है बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, चलो रैंडम कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आपको जो चाहिए। सिल्वर ले लें, सिल्वर नहीं, सिल्वर नहीं लेंगे क्योंकि सिल्वर में अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। मैं पहले नॉर्मल वाली बताता हूँ, चलो नॉर्मल वाली एक आप सॉल्व करो चलो खुद से, ठीक है। कौन सा ले, टिन ले लो, टिन 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 है नंबर 50। ठीक है, मैं लिखता हूँ आंसर, आप लोग चेक करो कि आपका राइट आया कि रॉन्ग आया। सबसे पहली बात भाई, टिन कहाँ आता है, तो अगेन इसके लिए पीरियोडिक टेबल की बेसिक नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए। टिन कहाँ आता है भाई, कार्बन फैमिली में, मैंने आपको सिखाया था CSi GE दैट इज जर्मेनियम और SN है ना। कार्बन आता है सेकेंड रो में, फिर सिलिकॉन आता है थर्ड रो में, फिर जर्मेनियम आता है फोर्थ रो में, फिर टिन आता है फिफ्थ रो में। तो कितने शेल चाहिए, 5 शेल। सब बच्चों को 5 शेल मिले इसमें, 2 8 18, आगे 2 8 18 18 और लास्ट में 4। वेरी गुड, 2 8 18 18 और 4। जितने लोगों को ये आया बहुत अच्छी बात है, आपने सारे रूल प्रॉपरली लगाए। फर्स्ट शेल में 2, फिर सेकंड शेल में 8, फिर थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में एक्चुअली 32 आ सकते थे बट बिकॉज वो सेकंड लास्ट है इसलिए मैक्सिमम 18, बचे हुए 4 आखिरी शेल में डाल दिए। क्या यही सबने दिमाग लगाया? यस, आई एम वेरी श्योर सबने यही दिमाग लगाया। तो इसलिए जो रूल्स मैंने लिख के दिए ना ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको रियलाइज हो रहा होगा। रूल लगाओगे कभी गलत नहीं जाओगे, कभी मतलब कभी गलत नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक, समझो। उसके बाद हमने इसको सब शेल के हिसाब से लिखना है, तो सेकंड में S और P, थर्ड में S P D, फोर्थ में S P D F, फिफ्थ में S P D और F। अच्छा, बहुत सारे टीचर ऐसा बोलते हैं कि अच्छा नहीं, आपको जितने चाहिए उतने ही लिखो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एज अ स्टूडेंट आपको तो पता नहीं ना कितने चाहिए, कितने रिक्वायर्ड है, लिखोगे उसके बाद पता चलेगा, है ना। अब मेरे को पता है कि अच्छा मुझे 5P के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपसे थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वैसे, तो आप सारे लिखो, फिर जो भरने होंगे वो भर देना बस, है ना। तो देखो, तो 1s2, ठीक है, 2 में S और S2 और P6, ठीक है ना, सारे वही सेम रूल्स, मतलब कुछ नया नहीं है। अभी देखो, अब ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको, ठीक है। 18 मतलब 2 फिर 6। अब कुछ बच्चे, जैसा मैंने बोला ना, 3D मत लिखो सर, अच्छा कोई बात नहीं भाई, यहाँ लिख देता हूँ, अब लिख दूँ 3D, हाँ ओके। तो 4s2 लिखा, फिर 3D लिखा, ऑपो प्रिंसिपल भी फॉलो किया मैंने। अब यहाँ पर 4P6 बरोबर है। अब 4D भर सकता हूँ क्या? नहीं, पहले 5s भरना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 5s भर दिया भाई। 5s2, देखो आखिरी वाले में 4 थे ना, तो उसमें से 2 यहाँ दे दिए, फिर 4D में 10 दिया मैंने, D में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, और 5P में बचा हुआ कितना, आखिरी में 4 थे, 2 S को दिए हैं, तो कितने देने पड़ेंगे, P को 2। तो मुझे बताओ आखिरी इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दिया, तो आप बोलोगे सर 5P को दिया, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या ये बात समझ में आई? एकदम प्यारी बात है कि नहीं। ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये देखो, ये एक डब्बा बना है, एक डब्बा किसका, S का, और 3 डब्बे किसके, P के। ये डब्बों को पूछ सकते हैं ना अपन, वो आमिर खान की कौन सी पिक्चर थी, पीके नाम था ना, पीके हो का, देखो तो ये डब्बे तीनों पीके ही है ना, P X Y और Z, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2। अच्छा ये गलत है, रॉन्ग है ये, क्यों? क्योंकि ये कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये हंट्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये सही है ना। तो यानी कि दोनों को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दिए, बात ही खत्म।
इजी। जिनको डाउट है वो काउंट कर सकते हैं भाई, जिनको डाउट है देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 28 30 36 46 48 और 2 50 बन गया, एकदम इजी। बोलो हाँ कि ना? क्या एकदम नीट एंड क्लीन आपका ऐसे पूरा बना है, कहीं खिचड़ी नहीं हुई है ना, होपफुली। तो अब कुछ एक्सेप्शनल वाले देखते हैं। अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना बच्चों, डी ब्लॉक के, उसमें कुछ ऐसे टिपिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको हम लोग 5 स्टार मार्क करेंगे। आपको पता ही है 5 स्टार हम लोग किसको मार्क करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में सॉरी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या होने के चांसेस है। तो ये अगला वाला जो है ना, इसको 5 स्टार मार्क करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर और क्रोमियम, ठीक है, मैं दोनों लिखवाता हूं आपको। क्रोमियम अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम क्या है? अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों है, अब इसका मतलब और उसका रीजन भी समझेंगे हम लोग। तो पहले तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड, क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड, और फिर हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड क्रोमियम के लिए, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड, ठीक है बच्चों। क्रोमियम 24। अब आपको मैंने जो लॉजिक सिखाया अभी, उसके हिसाब से अगर आप क्रोमियम लिखने जाते तो मुझे बताओ क्रोमियम का आप क्या लिखते एक्सपेक्टेड में? एक्सपेक्टेड में आप लिखते 2 8 18, कितना हुआ? 2 + 8 10 + 18 28, नहीं तो ये तो लिख ही नहीं सकते थे क्योंकि 28 हो जाएगा, 24 चाहिए ना अपने को। तो 2 + 8 18, 14 बचा, 14 बचा। तो आप बोलोगे कि थर्ड शेल में तो 18 तक लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल वाला रूल मेरा ब्रेक हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? 14 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 2 8 13 1 भी कर सकता था, 2 8 12 2 भी कर सकता था, बहुत सारे ऑप्शन थे, है कि नहीं? तो मैं कैसे फिगर आउट करूंगा कि मेरा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? अच्छा, जिनको ये नहीं समझा उनके लिए बता दूं, ठीक है। 2 8 13 1 भी सही है ना, क्योंकि मेरे सारे रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेकंड लास्ट में 18 से कम लिखे, लास्ट वाले में 8 से कम लिखे, सही तो है। तो गलत क्या हुआ यहाँ पे, है कि नहीं? तो वाई नॉट 2 8 12 2, ये क्यों नहीं? ये भी तो लिख सकते थे, इसमें भी सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले सब शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखनी पड़ेगी। तो आपको अगर सब शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गई तो आप फिर शेल वाली इजीली लिख पाओगे ऐसे केस में। तो यहां पर पहले सब शेल लिख के देखते हैं, चलो ठीक है। तो 1s 2s 2p, 4 शेल है, ये तो क्लियर हो गया, 4 शेल है, ये तो क्लियर है। बस डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है ना। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4, 4 शेल है, ये तो मेरे को बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो यहां पे एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड में जरा फर्क देख लेते हैं। अब फंडा क्या बोलता है कि भाई 1s में 2 खत्म, ठीक है 2। सेकंड में कितना? s2p6, बोलो हाँ कि ना? तो सेकंड में कितना हो गया? 8 हो गया, आप बोलोगे ठीक है। थर्ड में s में 2 p में 6, कितने हुए अभी तक? इलेक्ट्रॉन गिनो जरा। अभी तक 18 हुए। फिर 4s2 देना पड़ेगा, ऑफ वो प्रिंसिपल बोल के गया कि 4s को पहले दो, कितना हो गया? 20। अभी बचे कितने? 3d4। ये आपका एक्सपेक्टेड है। तो आपका एक्सपेक्टेड के हिसाब से बन गया, फर्स्ट शेल में देखो 2, ठीक है। सेकेंड शेल में 2 और 6 यानी कि कितने? 8। थर्ड शेल में 2 + 6 8 + 4 12, और फोर्थ शेल में 2। ये आपका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बना। बोलो हाँ या ना? बहुत इजी नहीं है, शायद पहली बार सुनने पे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कुछ बच्चों को। थोड़ा फोकस करके समझना इसको कि हर एक रूल को कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 8 12 2 ये मेरा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बना। पर ऑब्जर्व्ड में क्या हो रहा है जरा देखना। ऑब्जर्व्ड में 1s 2, ठीक है। सेकेंड में 2 और 6, दैट इज ऑल्सो फाइन। थर्ड में 2 और 6, फाइन। बट फोर्थ में s में 1 और d में 5, d में 5। फिर से देखना ऑब्बो प्रिंसिपल क्या बोलता है। प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली।
4s को मैंने 2 की जगह क्या दिया, 1 दिया, और 3d को 4 की जगह क्या दिया, 5 दिया। ये मेरा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। मतलब क्या यहां पे डिफरेंस दिख रहा है आपको, 3d4 और 4s2, और यहां पर 3d5 और 4s1। तो ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अब बताओ क्या एक्चुअली बना, 2 8 13 1 बन गया। बोलो हाँ या ना, 2 8 13 1 बन गया। अब सबसे पहले, अच्छा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दिया, 4s के बाद मैंने किसको आखिरी इलेक्ट्रॉन दिया, 3d को दिया मैंने। अब जो बच्चे सोच रहे कि सर आपने तो 4s को दिया, नहीं भाई, मैंने 4s को पहले भरा, 3d को बाद में भरा। सबसे लास्ट में किसको भरा मैंने, 3d को। क्यों, क्योंकि ऑफबो प्रिंसिपल ने बोला था। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ बताओ, क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। क्या ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर हुई, क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में क्लैरिटी के साथ बैठ गई। दूसरी चीज कि भाई क्यों 3d5, व्हाई नॉट 3d4। तो इसके लिए यहां पर एक नोट करने वाली बात है कि, और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है, हंस रूल भी ये बोलता है, हंस रूल से ही डिराइव किया हमने, ये बात ऑलरेडी पता है हमको कि भाई कंप्लीटली फिल्ड, अच्छा यहां पर कंप्लीटली फिल्ड तो है ही नहीं, पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड, ये दोनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना है, ध्यान से सुनना, किसमें, पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड में कंपैरिजन करना है, तो हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। समझे बात को, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। आप एक काम करना, आप इसको ऐसे लिखना, हाफ फील्ड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन पार्शियली फील्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है आप बताओ मुझे। तो ऐसे बोलूं कि therefore 3d5 is more stable than 3d4। अग्रीड। तो उसको अगर ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को s से d में ट्रांसफर करके हाफ फील्ड स्टेटस अचीव, तो यहां पर भी देखो s की कैपेसिटी 2 थी, 1 डाला मतलब हाफ है, d की कैपेसिटी 10 थी, 5 डाले मतलब हाफ है, तो दोनों हाफ हाफ हो गए, तो दोनों को स्टेबिलिटी मिल गई है। तो इसीलिए वो 3d5 बनना पसंद करता है, जबकि एक्सपेक्टेड 3d4 था। एक्सपेक्टेड क्या था, 3d4 था। तो देखो 3d5 क्यों बनता है, क्योंकि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी पार्शियली फील्ड से ज्यादा होती है बच्चों। क्या ये बात सबके भेजे में गई, बोलो हाँ या ना। अगला हम देखते हैं, ये भी 5 स्टार है, ये है कॉपर, क्रोमियम का ही भाई है, नंबर 29। ठीक है, नंबर 29। सारी चीजें आप सिमिलर तरीके से करके देखेंगे, एक बार खुद अटेम्प्ट करो। चलो कॉपर के बारे में क्या है, तो कॉपर में भी हमारे पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब सवाल, अच्छा एक और चीज आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगी कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्शनल वाला सोचना है कि नॉर्मल वाला सोचना है। तो भाई उसका सिंपल सा जवाब है कि एक्सेप्शनल बहुत ज़्यादा नहीं है, डी ब्लॉक के ऐसे 3-4 एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल है, तो तुमको याद करके जाने। भाई ऑब्वियसली तुम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो तुम 3-4 जो एक्सेप्शन है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है कि नहीं। तो वहाँ पर जाके वहाँ पे एग्जाम में सर नहीं खुजाना है कि इसमें नॉर्मल सोचूं कि एक्सेप्शनल सोचूं, पहले से पता होना चाहिए कि कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, ये सब एक्सेप्शनल है, ये पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे। चलो देखो, अभी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व, अब मैं आंसर लिख रहा हूं, आप देखेंगे कि आपका आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है या नहीं, या मैं कुछ रॉन्ग लिख रहा हूं या आपने कुछ सही लिखा है। अगर मैंने कुछ गलती की तो बता देना। चलो देखो, एक्सपेक्टेड में अगेन हम लोग पहले सबशेल वाला लिखेंगे, 1s 2s 2p 3 का s p d 4 का s p d और f। कॉपर में भी 4 ही होंगे ना, सीधी बात है, 1s फिर 2 का s p 3 का s p d 4 का s p d और f। अब फिलिंग करना शुरू करो।
तो 1 में S में 2 भाई, क्योंकि S की कैपेसिटी 2 होती है। फिर 2N6 क्यों, S की कैपेसिटी 2, P की 6, फिर S2 P6। 3D भरूँ क्या? नहीं, 3D नहीं भरने का ऑब्वियसली, क्योंकि ऑफ बो प्रिंसिपल है ना। तो इसको 2 देने का, क्योंकि S का कैपेसिटी 2, अभी कितना बचा? 9 बचा, तो 3D 9। अग्रीड? अब बोलोगे सही है भाई, एकदम मजे आ गए। तो एक्सपेक्टेड का क्या बन गया? 2, 8, कितने बने? 17 और 2, ठीक है। पर ऑब्जर्व्ड में क्या होगा? देखो ऑब्जर्व्ड में ये होगा कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3D नहीं भर रहा हूं, 4s को 1 और 3D को कितना? 10 है ना। 3D को कितना? इसमें फुल्ली फिल्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों। तो इसमें एक्सपेक्टेड का, सॉरी ऑब्जर्व का क्या बन गया आप बताओ? 2, 8, 18 और 1। देखो थर्ड वाले का मतलब उसको मजे आ गए ना लाइफ में। स्टेबिलिटी मिली कि नहीं मिली इसको, है कि नहीं? और ये आंसर देख के तुमको स्टेबिलिटी मिली, अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट है तो तुमको भी मजे आए होंगे, है कि नहीं? देखो असली स्टेबिलिटी, बच्चे सोच रहे हैं सर असली स्टेबिलिटी आप क्या जानो, अभी तक कल से मैसेज किया, अभी तक रिप्लाई नहीं की लड़की, स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है लाइफ में। बच्चे यहाँ मतलब 11वीं 12वीं के बच्चे अलग ही दुख में, सब आशिक, लड़के तो सारे ही की सारे, है ना। बस हमने हेलो भेजा था, उसने रिप्लाई नहीं किया, सर स्टेबिलिटी नहीं आ रही लाइफ में, अलग ही दुख चल रहे लड़कों के। बट चलो यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व बना। इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाएंगे तो अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑर्बिटल डायग्राम तो आप वैलेंस शेल का बनाते हो, है कि नहीं। मैंने तो ये क्लियरली कहा था कि जो ऑर्बिटल्स आप ड्रॉ करते हो वो तो आप किसके ड्रॉ करते हो? वैलेंस के। पर यहां पर मैंने आखिरी इलेक्ट्रॉन किसको दिया एक्चुअली रियलिटी में? तो मैंने डी को दिया ना। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर लूंगा कि भाई ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये बात तो सही है। और मैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन भी एक्चुअली इसकी बनाऊंगा टू रिप्रेजेंट कि मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ गया, ठीक है। भले वो एक्चुअली उसका आउटर मोस्ट शेल नहीं है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसमें गया ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आई होप ये समझ में आई बात सबको। तो यहाँ पर भी मैं 3D10 को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके लिए। लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस टू द साइड प्लीज, इस तरह से। हाँ, तो मैं 3D10 को आपके लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट, हमें सॉरी यहां पर हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना था? तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और 4s2 को कैसे लिखेंगे? 1 और 2, है ना। जबकि यहां पर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये क्यों किया हमने ऐसा, उसका रीजन नोट कर लेना। तो नोट यहां पर रीजन क्या है भाई? तो ऑब्वियसली अगर कंप्लीटली फिल्ड सबशेल मिल रही है, क्या मिल रही है? कंप्लीटली फिल्ड सबशेल मिल रही है आपको, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल है देन पार्शियली फिल्ड, है ना। कंप्लीटली फिल्ड वाली जो है वो पार्शियली फिल्ड वाले से ज्यादा स्टेबल है। सो देयरफॉर आई वुड प्रेफर 3D10 ओवर 3D9। तो ऐसा बोल सकता हूं ना कि 3D10 4s1 विल बी प्रेफर्ड ओवर 3D9 4s2। अच्छा, इसमें बच्चे आर्ग्यूमेंट हमेशा लेके आते, सर यहां तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। अरे मेरे भाई, ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3D की एनर्जी ज्यादा है ना, वो बाद में भरती है ना, तो तू उसको देखे ना। तो लो एनर्जी वाले को क्यों देख रहा है कि नहीं? तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेके आ सकते हो आपके। अच्छा 4s को तो देखो, 4s है बट वो लोअर एनर्जी है, मेरे को ज़्यादा एनर्जी वाले को देखना है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई कॉपर भी डी ब्लॉक का है, कॉपर में भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं। तो क्रोमियम और कॉपर आपके 5 स्टार क्वेश्चन है। ये आपके 12th में बोर्ड्स में डी ब्लॉक DNF ब्लॉक नाम का चैप्टर है, उसमें भी आएगा। उधर सेम टू सेम चीज़ है। आई नो मोस्ट ऑफ यू विल फॉरगेट इट बाय द टाइम आई स्टार्ट टीचिंग दैट चैप्टर, ठीक है। बट आई होप सम ऑफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं। तो हमने काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशंस लिख लिए, प्रैक्टिस कर लिया। आई एम प्रीटी श्योर सबको समझ में आ गए होंगे।
इसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे।